वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम हमारा पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 4 में हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 का हम पार्ट 5 कर रहे हैं, चैप्टर 2 का। पार्ट 4 में हमने यहाँ तक कर लिया था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट, जो हमने देखा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब हम यहाँ पे कुछ ये देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर मेन जो टॉपिक है मेन वो स्टार्ट होगा, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन इस पार्ट। चलिए, हमने यहाँ तक देखा था। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये तो हमने टाइप्स की बात करें। तो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग रीजन। तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है उनका कई तरीके का यूज है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कई तरीके से हम इनको जो है यूज कर सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। ठीक है, बता दिया। यहाँ पे आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो परमानेंट फॉरेस्ट होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा वो सबसे ज्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और वहीं पे ही सबसे ज्यादा आपको बताया था मैंने किस तरीके से माइनिंग वगैरह, डोलोमाइट वगैरह जा रहा है, ये सब होता रहता है। जहाँ ज्यादा फॉरेस्ट है वहीं माइनिंग कर रहे हो, थोड़ा शर्म करो, मगर क्या कर सकते हैं, शर्म आती नहीं इंसान की। तो वही सारी चीजें यहाँ पे हो रहा है, आनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट ज्यादा है और आप वहीं पे माइनिंग कर रहे हो। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ कि आप जहाँ पे फॉरेस्ट है वहीं पे माइनिंग कर रहे हो। माना कि माइन में करने से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, मगर फॉरेस्ट उनका क्या, दे डोंट हैव एनी वॉइस। कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। ये देखिए, अब यहाँ तो ये बात होगी कि भारत का 75% फॉरेस्ट एरिया तो मध्य प्रदेश में ही पड़ा है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। जम्मू एंड कश्मीर में भी है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में भी तो है। आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तरांचल में भी है, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट of its total forest area, whereas Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan have a bulk of it under protected forest. ये तो रिजर्व फॉरेस्ट है और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। All northeastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local community. तो ये जो है अनक्लास फॉरेस्ट है, जो कौन मैनेज कर रहा है, जो लोकल कम्युनिटीज मैनेज करती है, उनकी भी बात यहाँ पे। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। यहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट है और ये परमानेंट फॉरेस्ट जो है 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया का है। ठीक है, और ये सारे हमने देखे, ये सारे रिजर्व्ड है और ये सारे जो है ये रिजर्व नहीं, प्रोटेक्टेड एरियाज में। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया कि कहाँ कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारे ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये जो है हमारा जो पार्ट 5 जो हम आज करने वाले हैं, इसमें ये हम कम्युनिटी और कंजर्वेशन की बात करेंगे। चैप्टर 2 ही चल रहा है। अब यहाँ पे कम्युनिटी और कंजर्वेशन की बात करनी होगी हमें। चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे क्या, कम्युनिटी और कंजर्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। बिल्कुल न्यू नहीं है, बिल्कुल न्यू नहीं है। न्यू है क्या, न्यू बिल्कुल नहीं है। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया, मगर हम इग्नोर कर देते हैं। हमें पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हम सोचते नहीं, इग्नोर कर देते हैं। फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। बिल्कुल, फॉरेस्ट जो है क्या है, घर है किसका, कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का। और इन सम एरियाज ऑफ इंडिया local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials, recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. तो कई एरियाज है इंडिया के जहाँ लोकल कम्युनिटी जो है स्ट्रगल कर रही है कंजर्व करने के लिए इनके हैबिटेट को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ।
क्यों? क्योंकि रिकॉग्नाइज दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म वेल-बीइंग। क्योंकि कई सारी लोकल कम्युनिटीज जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनके साथ मिलके अपने आप को, अपना जो वहाँ का लैंड है, फॉरेस्ट है, उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर वो हट गया तो उनका जो सोर्स है लाइवलीहुड का वो खत्म हो गया, क्योंकि वहीं से ही लकड़ी लेते हैं, वहीं से ही सारे के सारे जो उनके वेजिटेबल्स हैं, जो ऑयल्स हैं, वो सब वहीं से आता है। तो अगर यही सारी चीजें काट दी गई तो उनकी जो लाइवलीहुड है वो अफेक्ट करेगी। कई कई जगहों पे तो जंगलों की पूजा होती है, आप सब जानते हैं, ये लोकल कम्युनिटीज करती है। वही कम्युनिटी की बात करें, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे भाई? राजस्थान में। उसके विलेजेस जो हैं हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के जो विलेजर्स थे ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट तो करना पड़ा, क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ को खतरा वो पड़ गया, क्योंकि माइनिंग हो रही है वहां पे। माइनिंग हो रही है तो पेड़ों को काट के बिना तो माइनिंग करोगे नहीं। अगर पेड़ों को काटोगे तो कई तरीके की चीजें होंगी, और जब कई तरीके की चीजें होंगी तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। इन मेनी एरियाज विलेजर्स themselves आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। तो कई सारे एरियाज हैं जहाँ पे तो विलेजर्स खुद ही हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कई जगहों पे है, उनके साथ मिलके करने। कई जगह पे स्वयं ही लगे हुए, भाई कोई आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा कुछ भी ले जाओगे तो you have to pay for this, and explicitly rejecting government involvement। तो गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं, मान लिया। अब द इनहेबिटेड of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the भैरवदेव धाकदेव सोनचुरी। डिक्लेयर कर दिया अलवर डिस्ट्रिक्ट के इसको, फॉरेस्ट को, for declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting or protecting the wildlife against any outside encroachment। तो जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के विलेजर्स है ना, उन्होंने खुद के रूल्स बना लिए, सब कर लिए कि भाई आओगे तो हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के जो नियम कायदे हैं ना, वो यहाँ पे नहीं चलेंगे, आपको हमारे रूल्स जो है उनको फॉलो करना ही होगा। अगर आपने हमारे रूल्स फॉलो नहीं किए तो वो आपके लिए एक मुसीबत का कारण बन सकता है। तो आपको हमारे रूल्स जो है सबसे ज्यादा फॉलो करने होंगे। ये अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आपको फिर जो है पे करना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें जो है फॉलो करनी बहुत जरूरी है भाई, फॉलो करो, वरना फिर कंसिक्वेंसेस के लिए जो है तैयार हो जाओ। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये कम्युनिटीज की बात तो यहाँ पे चल ही रही है, भाई कम्युनिटीज protecting their forest by their own or maybe by some help of some government officials, they are protecting their forest from encroachment. Now, sacred groves, a wealth of diverse and rare species। कोई sacred groves थे जो क्या थे? रेयर स्पीशीज। वो क्या है? वो रेयर स्पीशीज है, वो एक तरीके से बिल्कुल रेयर मानी गई है। ठीक है, चलिए मान लिया ये रेयर है। नेचर वर्शिप is an age-old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected। बिल्कुल प्रोटेक्टेड होनी चाहिए यार, एवरीथिंग हैज टू बी प्रोटेक्टेड। और नेचर को वर्शिप करना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम माना गया है। एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है ये कि क्रिएशन जो नेचर की वजह से, इस वजह से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। काश ऐसा ह्यूमन बींग्स जो है मॉडर्न टाइप के, वो भी ये सोच पाते, जबकि ट्राइबल्स आर लेस एजुकेटेड, वी आर मोर एजुकेटेड। स्टिल ट्राइबल पीपल हैव मोर वैल्यूज देन अस, their beliefs are more stronger and based on a logic which satisfies or protect our nature। So such beliefs have preserved several virgin forests in
pristine form called sacred groves, the forest of the god and goddess. Sacred मतलब क्या होता है? Sacred मतलब होता है पवित्र। जो आपके धार्मिक गेम्स आप सबने सुना होगा, जो धार्मिक जो चीजें होती है ना, जो सैक्रेड होती है, उनकी बात करते हैं। इस तरीके के जो है फॉरेस्ट होते हैं, वर्जिन फॉरेस्ट, उनको हम सैक्रेड ग्रोव्स कहते हैं, जो गॉड से गिफ्टेड हो। So these patches of forest or plants or parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is bad. जो लोकल पीपल है ना, वो भी वहां पे नहीं आ सकते सेक्रेड ग्रोव्स पे। अगर कोई आएगा तो फिर परेशानी होगी, क्योंकि इट इज बैड, एनी इंटरफेरेंस इज बैड। तो सर्टेन सोसाइटीज रिवर अ पर्टिकुलर ट्री which they have preserved from time immemorial. That means वो कई सदियों से कुछ पेड़ों को बचाते आ रहे हैं। उनकी कम्युनिटी में कई सदियों से इन पेड़ों को, पक्षियों को, समुदायों को बचाने की मांग चल रही है और कोशिशें वहां पे होती है, प्रिजर्व करके रखते हैं। द मुंडाज एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ, बेसिका लेटिफोलिया, ये कोई पेड़ का नाम, महुआ, एंड कदम्बा, कदम्बा जो है उसकी भी पूजा होती है, ये भी कोई ट्री है। एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा और जो बिहार है, ये तो छोटा नागपुर पे लिटी हुई हो गई, और जो उड़ीसा और बिहार के है ना, वो वर्शिप किसको करते हैं? तामारित को। और मैंगो के जो ट्री है उसको भी वो पूजा करते हैं। कब? वेडिंग के समय। तो वेडिंग के समय वो जो है इन सब चीजों को क्या करते हैं? पूजा करते हैं। मान लिया पूजा करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं भाई। चलिए पूजा करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि पूजा करते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे क्या करते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि ये आगे क्या करते हैं। यहां तक तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि ये आगे किस तरीके से विकसित होते हैं। टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड। तो ये जो है सैक्रेड होते हैं। आप सबने पीपल के वृक्ष का, बनियन के वृक्ष की पूजा आपके घरों में कराई गई होगी, ठीक है? इस तरीके की पूजा जो है वो आपके घर में कराई गई होगी। इंडियन सोसाइटी comprises several cultures, each with its own set of traditional methods of conserving nature and its creation. You know, Indian varieties, Indian cultures, they are many. They are not in numbers, they are many, which we cannot specify because they are in huge numbers. Sacred qualities are often ascribed to springs, mountains, peaks, plains and animals which are closely protected. तो ये जो है इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है इनकी क्वालिटीज की वजह। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मैकाक्वेस एंड लैंग्रूज अराउंड मेनी टेम्पल्स। दे आर फेड डेली। उनको जो डेली वहां पे जो है फेड कराया जाता है टेम्पल्स के। आप सबने बंदर देखे होंगे, लगून्स देखे होंगे, वो सब। एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज in and around Bishnoi villages in Rajasthan. Herds of black buck, Chinkaram and Nilgai, Gayavie peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harms them. कोई पीकॉक को हार्म करेगा तो भुगतना पड़ेगा ब्रो। क्यों? क्योंकि अगर भुगतेंगे नहीं तो पीकॉक की जो कम्युनिटी है, पीकॉक के जो लेवल्स है वो कम हो जाएंगे। और इफ पीकॉक numbers are low, then our diversity will be low, so nobody can harm you. यहां तक हमें सब समझने में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये सैक्रेड ग्रोव्स तो पढ़ लिया भाई। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट आप पढ़ चुके, बट यहाँ पे ये है कि द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हुआ था, has not only successfully resisted deforestation in several areas but has shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. कि इंडिजिनस स्पीशीज जो है वो आराम से सारी चीजें कर सकती है। ये यहाँ से पता लग गया है चिपको आंदोलन से कि भाई इंडिजिनस लोग जो हैं वो अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो भी बचा सकती है अपनी जो धरोहर है उनको। तो अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। बिल्कुल, आजकल फार्मिंग भी कैसी होनी चाहिए? इकोलॉजिकल।
फार्मिंग भी इकोलॉजिकल होनी चाहिए, इकोलॉजी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फार्मर्स एंड सिटीजन्स आर ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन in Tehri and Navdayan have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. तो कई तरीके के आंदोलन हुए सिटीजन्स ने लिए कि भाई बीज बचाओ आंदोलन, इस तरीके की बिना केमिकल्स के फर्टिलाइजर्स के भी हम जो है पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। हमारे ट्रेडिशन में इस तरीके की जो फैक्ट्स हैं वो अवेलेबल है कि बिना बीज के बिना केमिकल्स के, बिना फर्टिलाइजर्स के भी हम उगा सकते हैं और इन सबसे हम कई तरीके की चीजें जो है कर सकते हैं। तो इन सबको किया जा सकता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया क्योंकि ये क्या है, ये इकोनॉमिकली वायबल होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इकोनॉमिकली वायबल होती है। चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिया जॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम JFM, तो क्या है JFM है। आप सबको लग रहा है कि JFM क्या हो सकता है, ये जॉइंट है, मतलब एक से नहीं है, यहाँ पे 2 या 3 जने होंगे, ये जॉइंट वेंचर्स होते हैं ना, उस तरीके से। तो प्रोग्राम फर्निशेज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो जॉइंट फॉरेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया इंडिया ने, और उसमें क्या किया इंडिया ने जो है लोकल कम्युनिटीज को मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन की फैसिलिटी दी। बोला कि आप जो है जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर करो, और इस तरीके का प्रोग्राम चलाया इंडिया ने कि भाई हम आपको गांव वालों को भी लेंगे, हम हमारे ऑफिशियल्स को भी लेंगे, दोनों मिलके सोचते हैं कि भाई डिग्रेडेड फॉरेस्ट को कैसे वापस रिस्टोर किया जाए। क्योंकि हम ऐसा करेंगे कि आपके भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ले लेंगे और गवर्नमेंट के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ले लेंगे, और वी विल डिसाइड टुगेदर व्हाट वी विल डू फॉर प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। So the program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management. तो JFM joint forest management के लिए उड़ीसा ने सबसे पहले अपना बिल जो है वगैरह प्रोग्राम जो है पास कर दिया। ठीक है कि भाई ठीक है, हम गवर्नमेंट के साथ चलने को तैयार है। तो JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। तो इस तरीके की चीजें होती है, ये आपको समझने में आया। तो इस तरीके की चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। ये समझने में आसान ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा। In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest producers। वे टिम्बर के प्रोड्यूसर के बिना भी हो सकता है। शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन करना पड़ेगा भैया, टिम्बर हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, सबका जो है प्रोटेक्शन होगा। सबका क्या होगा, सबका प्रोटेक्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। The clear lesson from dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। लोकल कम्युनिटीज चाहे कहीं पर भी हो, उन्हें ये चीजें तो करनी ही पड़ेगी। But there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making। तो आपने मान लिया, ले लिया, कुछ लोकल लोगों को ले लिया अपनी डिसीजन मेकिंग में, मगर क्या लोकल लोग डिसीजन ले पाएंगे? दे हैव द फियर कि वी विश दैट पीपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट लिसन अस। दे विल नॉट, दे विल डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, दे जस्ट वांट अस टू रिप्रेजेंट आवर कम्युनिटी, बट दे डोंट वांट टू लिसन अस, एंड इफ दे डोंट वांट टू लिसन अस, दे डोंट वांट टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो कैसे होगा प्रोटेक्शन? तो एक्सेप्ट only those economic or development activities that people are centric, environment friendly and economically rewarding।
अब क्या बोला जा रहा है कि भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओगे, फॉरेस्ट बनाओगे, मगर कैसे बढ़ाओगे? आपको बढ़ाना ही बड़ा मुश्किल है। आप सोच रहे हो कि पेड़ काट के पेड़ लगा दे, अरे भाई एक पेड़ को कट जाएगा उसमें तो बहुत आसान है, 2 मिनट का काम है, मगर उसको उगने में, बड़ा बनने में सालों लगते हैं। अब आपने उस पेड़ को लगा भी दिया तो सालों बर्बाद तो वो बड़ा बनेगा, तब तक तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा चीजें जो है गड़बड़ हो जाएगी, एनवायरमेंट जो है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है हो जाएगी, मगर हमें फिर भी यही करना होगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना हम सरवाइव कैसे करेंगे? हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम सरवाइव नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या? तो ये हमारे जो थे सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक कोट देखते हैं। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, मगर एक कोट है जो आपको जानना जरूरी है। आप सबने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही है। गौतम बुद्ध जो हमारा धर्म है, बुद्ध रिलीजन, उसके एक फाउंडर थे। तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म पे ध्यान दिया। उनकी कई सारी कोटिंग्स है जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। तो उनमें से एक कोट ये भी है, एनवायरनमेंट को लेकर के। उन्हें भी एनवायरनमेंट की काफी चिंता थी, उन्हें भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की काफी चिंता हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हर जगह जीवन है। तो चलिए उन्होंने क्या बोला, द ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस। बिल्कुल, एक ऐसा जो जिसके पास बहुत ज्यादा दया है, एंड benevolence एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेन। तो वो हम सबसे प्यार करता है, लव करता है, और वो कुछ डिमांड भी नहीं करता इसके बदले में, और एक्सटेंड करता है जनरसली द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी। और वो जो अपने एक्टिविटी करता है ना, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं कि ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने के बाद, ट्री जो है ग्रो करने के बाद हमें बहुत सारे फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स वगैरह देता है, मगर बदले में हमसे कुछ नहीं लेता। वो अपनी एक्टिविटी, लाइफ एक्टिविटी करता है, जैसे नेचर जैसे गिवन है, वो नेचर की एक्टिविटी कर रहा है, और उससे हमें इतना फायदा हो रहा है, और वो भी बिना कोई डिमांड के। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स। बिल्कुल सारे बींग्स को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, कीड़ों को, इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन बींग्स वी नीड फूड फ्रॉम द ट्रीज। तो इस तरीके की चीजें होती है। और ऑफरिंग्स शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉय। और जो डिस्ट्रॉय करता है हमारा फॉरेस्ट, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। आप देखिए जो ट्री है, जो ट्री को काटते हैं ना लोग, उन लोगों को भी खाना कहां से मिलता है? ट्री से ही मिलेगा। हम ट्री को ही काट रहे हैं, मगर ट्री से ही हमें खाना मिल रहा है। वी गेट फूड फ्रॉम अवर ट्रीज एंड वी आर कटिंग अवर ट्रीज। तो डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। मगर जो फॉरेस्ट है, जो प्लांट्स है, वही हमें फूड दे रहे हैं ना। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि भैया यही फूड दे रहे हैं, चाहे आप डिफोरेस्टेशन करो या फिर फॉरेस्टेशन करो, फूड तो आपको प्लांट्स, ये फॉरेस्ट वगैरह ही देगी। तो डिफोरेस्ट करने का मतलब क्या है? सिर्फ अपनी नीड को पूरा करने के लिए फूड तो आपको मिल ही रहा है ना इनसे। मगर ग्रीड, ग्रीड का कोई लिमिट नहीं। नीड की लिमिट है, ग्रीड की लिमिट नहीं। मानव एक चीज से संतुष्ट हो सकता है, मगर उसे दूसरी चीज चाहिए। आज के टाइम पे गर्मी से संतुष्ट होना बड़ा मुश्किल है। वी डोंट हैव टू डू दिस। तो हमें डिफोरेस्टेशन जो है वो नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट ऑफ प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहिए, ताकि फूड चेन सप्लाई बनी रहे और हमें फूड की शॉर्टेज ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका सब कुछ कर लिया है। अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी क्वेश्चन आंसर है वो कब करेंगे? वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और आपको होमवर्क में एक चीज करनी होगी। होमवर्क में आपको ये बताना होगा कि कौन कौन से स्पीशीज हैं
जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो 1972 का है उसमें लिस्टेड है, ये आपको बताना हो, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको बताना है, प्लांट वाले भी और एनिमल्स। ठीक है, इसकी 5 स्पीशीज बाद में आई थी, पहले एनिमल्स आगे थे, ये सब आपको बताना है। और आपको एक और क्वेश्चन बता रहा है क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपका होमवर्क हो गया, तो ये हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।